हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कैपेसिटर चैप्टर। कैपेसिटर का पार्ट नंबर 10 लेके आए हैं हम आज आपके लिए। और आज बड़ा सिंपल है, ये वीडियो बहुत इजी है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से हम डील करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन यानी वही दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल, है ना। तो जैसे हम लोग रजिस्टर्स में देख चुके हैं ऑलरेडी कि रजिस्टेंसेस को हम सीरीज़ में लगाते थे, फिर उसका एक इक्विवेलेंट निकालते थे। वैसे ही हम पैरेलल में लगाते थे रजिस्टेंसेस को, फिर उनका एक इक्विवेलेंट निकालते थे। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो टारगेट है, आज हमारा जो मोटिव है इस वीडियो का, वो ये है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ें और उसी तरह से उस कॉम्बिनेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करें। और एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जोड़ने जा रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ अनचार्ज्ड कैपेसिटर। अनचार्ज्ड यानी हम अभी चार्ज्ड कैपेसिटर को नहीं डील कर रहे, अनचार्ज्ड कैपेसिटर को डील कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग जो यानी थोड़ा सा मैं इसको बाद में और ज़्यादा क्या बोलते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि आप एक चार्ज कैपेसिटर से, जैसे एक प्लस माइनस यहाँ पे कुछ तो भी इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसके साथ आप किसी दूसरे कैपेसिटर को अगर जोड़ देते हैं जिसकी कैपेसिटी C2 है जो अनचार्ज है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की ही चीज़ होती है। बट नाउ यू आर कंबाइनिंग अ चार्ज कैपेसिटर विद एन अनचार्ज कैपेसिटर। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो चार्ज कैपेसिटर है ये अनचार्ज वाले को चार्ज करना शुरू कर देगा, है ना। तो वो एक तरह से ये जो मुद्दा है ना, ये वो शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स जैसी ही बात है। तो ये लोग शेयर करेंगे चार्जेस टिल देयर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल। तो आप एक बात समझें कि ये जो कॉम्बिनेशन, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल, आपने दो कैपेसिटर उठा लिए, इनको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे आपने या कोई फाइनल कुछ चार्जेस Q मान लिए, और पूरी तरह चार्ज होने के बाद जो है Q चार्ज आने के बाद अपन ने उसका इक्वेशन लिखा और उसको सॉल्व किया। तो अभी फिलहाल हम एक, यानी कहने का मतलब ये जो अनचार्ज में लिख रहा हूँ इसको थोड़ा समझो कि हम एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे, हम सिर्फ 2, 3, 5, 10 कैपेसिटर को सीरीज या फिर पैरेलल में किसी सर्किट में लगा रहे हैं और हम उनका इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर अनचार्ज को मिसइंटरप्रेट ना करें, अनचार्ज का मतलब क्या है ये समझें। तो आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ी मज़ा आएगी, बहुत मज़ा आएगा इसमें, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सिंपल है ये टॉपिक, इसमें कुछ भी नहीं है। तो सिंपल चीज़ है कि भाई मान लो कि यहाँ से कुछ तो भी बैटरी से चार्ज निकला Q, टोटल चार्ज Q निकला, यहाँ से Q चार्ज गया, तो यहाँ पे आपने प्लस Q चार्ज बिठा दिया, यहाँ पे माइनस Q चार्ज बिठा दिया, फिर यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज आएगा, यहाँ पे भी माइनस Q चार्ज आएगा। तो इस तरीके से ये जो है फिर यहाँ से निकल के प्लस Q चार्ज चला जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सारा के सारा, इसको सॉरी की को क्लोज ही नहीं किया हमने, की को क्लोज कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये की को क्लोज करने के बाद इस तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ जो आपका बैटरी है वो जिस प्लेट से कनेक्ट होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी, और निगेटिव पोलैरिटी वाली निगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये वाली निगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से आप एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ जैसे सीरीज में जब रजिस्टर्स लगते थे वहाँ करंट सेम होता था, और यहाँ सीरीज में जब कैपेसिटर लगेंगे तो चार्ज सेम होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सीरीज में चार्ज सेम, कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट इज सेम। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आप लिख लें, चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर connected in series are equal। तो जितना भी चार्ज इसमें स्टोर होगा उतना ही चार्ज इसमें स्टोर होगा। व्हाट अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 मान लो, इसके क्रॉस V2 मान लो। डेफिनेटली पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस दी कैपेसिटर विल बी डिफरेंट इफ देयर कैपेसिटीज आर डिफरेंट। ओके, कैपेसिटी सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम हो जाएगा, आधा आधा। यहाँ से जैसे हमने इसका लिया है V, तो V का आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर जाएगा, अगर कैपेसिटीज सेम हुई तो, ठीक है। तो हम दूसरी बात लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर, may be different। देखो may be different इसलिए भी कहा है, अगर इक्वल कैपेसिटी के ले लोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा,
अगर आप वहाँ पे डिफरेंट कैपेसिटी के ले रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो चार्जेस हमें सेम मिल गए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर्स डिफरेंट मिल गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, the capacitors is given by, तो हम ऐसा कर सकते हैं V1 प्लस V2 इक्वल टू V, यानी कि ये टोटल पोटेंशियल के बराबर, इसमें जितना आएगा इसमें जितना आएगा उतना ही इसके क्रॉस आ जाएगा, यानी ये बैटरी ही है जो दोनों को दे रही है। ऑल्सो Q इक्वल टू होता है CV इन जनरल, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई C1 एंड V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q बाई C2, और जो टोटल V हो जाएगा वो क्या हो जाएगा Q बाई C इक्वलेंट, टोटल V जो हो जाएगा वो Q बाई C इक्वलेंट। अब इसको अगर यहाँ डाल दिया जाए सो इट विल बी Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 इक्वल टू Q बाई C इक्वलेंट। सो अल्टीमेटली दिस Q कैंसल एंड 1 बाई C इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। आप एक बात समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस में आता था पैरेलल की तरह, वो यहाँ दिख रहा है आपको सीरीज में। देयरफॉर आपके पास डायरेक्ट एक दो कैपेसिटर के साथ एक फॉर्मूला बन जाता है C इक्वलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आपके पास ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाता है C इक्वलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इफ द कैपेसिटी ऑफ टू कैपेसिटर्स are equal, that is C1 equal to C2 equal to C. So C equivalent you can write C1 into C1, C1 into C2 यानी C square upon C plus C, एक C कैंसिल कर दोगे तो इट इज C by 2। ये वो सेम फंडा है, जब आप दो रजिस्टर्स को सीरीज में पैरेलल में लगाते हैं और दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आधा हो जाता है, ये वही चीज़ है। तो C इक्वलेंट विल बिकम हाफ। ऐसे ही अगर आपने 3 लगाया तो C बाई 3 हो जाएगा, 4 लगाया तो C बाई 4। तो मैं यहाँ एक चीज़ लिख देता हूँ, फॉर n रजिस्टर्स, फॉर n रजिस्टर्स नहीं, n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C, we have, for n capacitors of capacity C, we have C equivalent as C equivalent equal to C by n, यानी जितने भी आप लगा लोगे डिवाइड बाय दैट नंबर, C बाय 2 लगाए तो C बाय 2, 3 लगाए तो C बाय 3, 4 लगाए तो C बाय 4, n लगाए तो C बाय n, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। फिर इसके बाद अगर आप चाहो तो वो V1 V2 के रेशो की बात कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो इन series combination Q on both capacitor is same, therefore V1 is to V2 equal to Q कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 by C1 is to 1 by C2। सो जो पोटेंशियल ड्रॉप है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल ड्रॉप जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, हेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी, यानी जितना ज़्यादा कैपेसिटी उतना कम पोटेंशियल ड्रॉप उस कैपेसिटर के अक्रॉस, या उल्टा बोल दो जितना छोटा कैपेसिटी उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू C, दैट इज फॉर द कैपेसिटर ऑफ minimum capacity in series combination, the potential drop
द पोटेंशियल ड्रॉप इज मैक्सिमम, द पोटेंशियल ड्रॉप इज मैक्सिमम, द पोटेंशियल ड्रॉप इज मैक्सिमम। अब ये बातें हो गई, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। आपको ये बात याद होगी, जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में पैरेलल में लगाते थे, तो जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता था उसका वैल्यू हमेशा उस कॉम्बिनेशन में रहने वाले रजिस्टर के सबसे छोटे वैल्यू से भी छोटा आता था। याद करो क्या बोला था हमने, क्या था मुद्दा। जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते थे तो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू आता था, वो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता था उससे भी छोटा आता था। तो कैपेसिटर्स के केस में सीरीज में क्या होगा, तो जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो जितने सारे भी हमने कैपेसिटर्स लगाए हैं उन सारे कैपेसिटर्स में से जो सबसे कम कैपेसिटी का कैपेसिटर होगा, तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो उससे भी छोटी आएगी। ये बेसिक सी बात रखनी है हमें। तो यहाँ से हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको यहाँ स्टार बना के लिखें। When capacitors are connected in series, the equivalent capacity will be smaller than the capacity will be smaller than the capacity, will be smaller than the smallest capacity बोल सकते हैं अपन, smaller than the smallest capacity, यानी जो सबसे छोटी कैपेसिटी वहाँ अवेलेबल होगी। When capacitors are connected in series, the equivalent capacity will be smaller than the smallest capacity, ठीक है, will be smaller than the smallest capacity, जो सबसे छोटी कैपेसिटी वाला कैपेसिटर होगा उससे भी कम आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिलेगी। ये एक बात आप ध्यान रखें, ये सेम वही रजिस्टर वाला पॉइंट है, सेम जो हमने रेजिस्टेंस के साथ किया था, जो हमने रजिस्टर के अक्रॉस देखा था, वही सेम चीज़ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही एक बात है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये V1, V2, V3 जो V1, V2 जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं उनको भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमें निकालना है तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाला जाए, तो V1 की बात आप देख सकते हैं, Q/C1 है, ठीक है ना। तो अब आप अगर चाहें तो Q को निकाल सकते हैं। सबसे पहले Q कैसे निकाला जाए, तो Q जो होगा, देखो टोटल जो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम बैटरी, Q इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V, Q इक्वल टू होता है C इक्वलेंट इंटू V। अब C इक्वलेंट की वैल्यू आपको पता है, तो अगर आप दो कैपेसिटर वाला केस ले रहे हैं तो C इक्वलेंट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C इक्वलेंट की चीज़ की बात को आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो जो Q है दैट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ये आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज, ठीक है। अब सर मुझे तो लिखना था V1, तो ठीक है V1 भी लिख सकते हैं आप। V1 की वैल्यू आती है Q/C1, तो ये Q/C1 तो एक C1 कट जाएगा, आपको दिखता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। V1 इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। देखो जरा, ये पोटेंशियल अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले को आप बड़े आसानी से यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, देयरफॉर V2 क्या लिख देंगे, बोलो जरा। V2 इक्वल्स टू आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। ये आप दूसरा वाला भी पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। ये तो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ये तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने की जो एक प्रोसेस है वो है, बट आप प्रोसेस में ये ध्यान रखें कि Q कैसे निकाला जाए। Q होता है C इक्वलेंट इंटू V। Q निकालने के लिए ये तीन फॉर्मूले आप लिख सकते हैं। V1 C1 इक्वल टू VQ है, V2 C2 इक्वल टू VQ है, और V इंटू C इक्वलेंट VQ है। अब आपके पास जो भी चीज़ इसमें से अवेलेबल है उसको लगाएं और उससे आप Q निकालने की कोशिश करें।
तो Q निकाल लेने के बाद फिर आप V1 V2 आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से V1 V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, C इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, बाकी की सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट मैं खोल दूँ। हाँ, होता क्या है कि हमने ये तो चीज़ें लिख ली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब इसके अलावा जो हमें लेके चलना है आगे वो ये है कि एक सेकेंड, तो अब जो चीज़ें हमें आगे लेके चलनी है वो ये है कि अब यहाँ से आगे सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ हम लोग कैपेसिटर में जो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी भर दी है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टार मार्क बनाता हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है हमें उसके बारे में बात करनी है। थोड़ा मुझे इसे मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, आई होप ये आप लिख चुके होंगे, बड़ा सिंपल है। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाले में अगर हम देखें, फर्स्ट वाले में तो पोटेंशियल एनर्जी होती है Q²/2C1। अच्छा सर, ये Q²/2C1 ही फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो देखो Q दोनों में कॉमन है ना, तो क्यों कॉमन है तो वो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। अगेन जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उस पर अंदर उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो कम है, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है। वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, U2 लिख सकते हो। तो ये U2 कितना हो जाएगा, ये Q²/2C2 हो जाएगा। अब जो ये जो U1 है ये पहले वाले में स्टोर हुई है, ये जो U2 है ये दूसरे वाले में, तो U दोनों में कितनी हुई है सिस्टम बोल देंगे, तो इट इज जस्ट सम ऑफ दिस टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U1 + U2। तो U सिस्टम कितना आ जाएगा, दैट इज Q²/2, और कॉमन निकाल दो तो 1/C1 + 1/C2, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं तो आप इसको एक तरीके से आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है 1/C1 + 1/C2, 1/C1 + 1/C2 इज नथिंग बट 1/C इक्विवेलेंट। सो आप यहाँ पे इसको अल्टीमेटली ऐसा भी लिख सकते हैं, U सिस्टम = Q²/2C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Q²/2C इक्विवेलेंट, जो कि नथिंग बट दैट इज Q²/2 1/C1 + 1/C2, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, ये पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल दी। मैं ये फिगर को रहने देता हूँ, बस थोड़ा नीचे से ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। दिस इज आई थिंक यू हैव रिटन दिस थिंग, ठीक है ना। खैर फिगर भी मिटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह हमें ज़्यादा लग जाएगी। अब एक बात और, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हमें इसके बाद जो चीज़ करनी है वो क्या है, इसके बाद जो चीज़ करनी है वो ये है कि यहाँ से हमें निकालनी है एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, या इसको ही हम कहते हैं वर्क डन बाय बैटरी। तो ये जो है वर्क डन बाय बैटरी, आपको पता है कि जो वर्क डन होता है बैटरी का वो होता है उसके चार्ज सप्लाइड इनटू EMF, ठीक है। तो हमने तो अभी V ही लिया था, तो हम इसको Q × V लिख देते हैं, और चार्ज सप्लाइड इनटू V, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब ये जो Q है या V जो है, ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो अगर वहाँ देखोगे आप तो हमारे पास यहाँ पे Q²/2C इक्विवेलेंट हमने तो लिख दिया सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी, और जो V है वो V आप यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपको Q/C इक्विवेलेंट के बराबर मिलता है, यानी V जो है बैटरी का पोटेंशियल, इट इज़ नथिंग बट Q/C इक्विवेलेंट। आप उठाएंगे इसको यहाँ रख देंगे तो आपको दिख जाएगा वर्क डन बाई बैटरी कितनी है। वर्क डन बाई बैटरी कितनी है, सो इट इज़ Q²/C इक्विवेलेंट, इट इज़ Q²/C इक्विवेलेंट। आप देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स या फिर सिस्टम पे पूरी एनर्जी जो स्टोर है वो है Q²/2C इक्विवेलेंट, यानी Q², हाफ ऑफ Q²/C इक्विवेलेंट, हाफ ऑफ Q²/C इक्विवेलेंट, बट Q²/C इक्विवेलेंट इज वर्क डन बाय बैटरी, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम इज हाफ ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, यानी काम जितना भी बैटरी ने किया उससे आधा ही जाके कैपेसिटर में सिस्टम में स्टोर हुआ है, उससे आधा ही स्टोर हुआ है, उससे हाफ ही स्टोर हुआ है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ये सोच सकते हैं बाकी कहाँ गया सर, ऑलरेडी हमें पता है बाकी का क्या होता है, हीट लॉस्ट। दिस इज नथिंग बट
द एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी minus potential energy stored by the system, and already you know that it is half of the work done by battery. So अब इधर work done by battery minus half of work done by battery, so आधा ही बचेगा, that is q square by twice c equivalent. I think this is visible or not, cameraman? ये visible है क्या? ठीक है, ओके। सो आधा स्टोर हो गया, आधा लॉस हो गया, आधा स्टोर हो गया, आधा लॉस हो गया। तो इस तरीके से हम देखें तो हम ना एक तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिस्कस कर डाली, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर डाली। यानी देखो आप कि जस्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है। सो जस्ट थिंक ओवर इट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। और इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। यानी कैपेसिटी क्या होगी, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर्स क्या होंगे, चार्जेस कैसे निकाले जाएंगे, फिर पोटेंशियल और कैपेसिटी में क्या रिलेशन होगा, पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज में क्या रिलेशन होगा, और फिर पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ एवरीथिंग व्हाटएवर जो भी चीज़ पूछी जा सकती है हमने वो चीज़ डिस्कस कर ली, वो चीज़ डिराइव कर ली। बट द ओनली प्रॉब्लम इज आप ईमानदारी से पढ़ें। एक्चुअली पता है कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीज़ भी डिस्कस करना चाहूँगा। देखो क्या होता है पता है, एट योर एज, जब आप एक 16, 17, 18 की एज के आसपास एक स्टूडेंट होते हैं, तो आपके साथ पता है कि क्या होता है गड़बड़, कि आपके पास खुद के डिसीजन लेने के लिए क्षमता होती है, पर आपके पास इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता कि आपके डिसीजन जब आप खुद लेंगे तभी वो सही होगा। एक्चुअली इस एज में मोस्टली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, और सबसे ज़्यादा आपको जो इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर है या जो आपको अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ है वो क्या है मैं बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, एज ए स्टूडेंट हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है मुझे पढ़ना है, कोशिश तो रहती है कि हाँ पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग, करेंगे, काफ़ी अच्छे से करेंगे, चीज़ें करेंगे। पर होता क्या है कि अब जैसे पढ़ने बैठे या कभी हम लोग कुछ लेके बैठ गए, कोई तो भी एक चलो कैपेसिटर है इसी का, कोई पिछला वीडियो देख रहे या कुछ और देख रहे, बट हुआ क्या, सडनली किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया या कोई मैसेज आ गया। और अभी तो कैसा है, सब लोग लॉकडाउन है, घर में होते हैं, तो इस समय पे क्या होता है, कभी भी तुम्हें किसी का मैसेज आ जाता है। वो मैसेज आते ही क्या होता है कि एकदम एक दिमाग में, जबकि मेरे दिमाग में थॉट क्या चल रहा था, आज तो मैं ना बहुत सीरियसली पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, पर हुआ क्या, मैसेज आया। मैसेज में क्या, कुछ भी एक कंटेंट था, नो मैटर, उसने जो सामने वाले फ्रेंड ने स्टार्ट किया होगा ना, मैसेज से भी इतना स्टार्ट किया होगा, अच्छा क्या कर रहा है, पढ़ाई हो गया, होमवर्क ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस इस तरह की कोई बात होगी। बट जैसे ही वो मैसेज आता है, जैसे ही कोई चीज़ आती है, हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी हमने जो सोचा था कि आज तो मैं बहुत पढ़ूंगा, आज तो मैं ये करूंगा, आज तो मैं वो करूंगा, आज तो मैं यानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा, उस सेक्शन को सॉल्व करूंगा, वो सब कुछ एक तरह से चला जाता है, बस दिमाग में वो पर्सन का मैसेज आ जाता है। फिर हमारी डिस्कशन शुरू होते हैं, हम भी मैसेज करते हैं, वो भी मैसेज करता है, फिर डिस्कशन कहीं और जाते हैं, क्योंकि डिस्कशन करते करते क्या होता है, दोनों ही एक तरह से पढ़ाई की बात करते हुए इरिटेटेड सा फील करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्कशन कहीं और चला जाता है। वो लड़का ऐसा, वो लड़की वैसी, ये इसका घर ऐसा, उसका घर ऐसा, उसके पापा वैसे, उसकी मम्मी ऐसी, हमारे सर ऐसे, तुम्हारे सर वैसे, टीचर्स को बहुत गालियाँ देना, इसकी उसकी बुराई करना, ये करना, वो करना, गॉसिप, लॉट ऑफ गॉसिप्स। पर परेशानी की बात क्या है पता है, तुम कुछ भी करो, देखो एक सिंपल चीज़ है, तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बोला, अपने दोस्तों के बारे में कुछ बोला, अपने कुछ दूसरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला, टीचर्स के बारे में कुछ बोला, एन नंबर ऑफ डिस्कशंस किए, बट इन सारे डिस्कशंस से क्या कहीं भी उन पर्सन्स की लाइफ अफेक्ट हुई? थिंक ओवर इट। तुमने इतने सारे डिस्कशंस किए, करीब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा चलो मान लेते तुमने डिस्कशन किया, पर इस पूरे डिस्कशन में क्या उस XYZ पर्सन की लाइफ कहीं से भी अफेक्ट हुई? कहीं उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इवन उसे तो लेन देन, उसे तो पता भी नहीं चला तुमने ऐसा डिस्कशन किया। पर सोचो, तुम्हारी लाइफ का पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। और यही नहीं, एक्चुअली इस 1 घंटे से कुछ नहीं हुआ। चलो एक डिस्कशन करके 1 घंटा हम बर्बाद करके शांत हो जाते तो भी सही था, पर प्रॉब्लम कहाँ है पता है?
वो 1 घंटे का डिस्कशन तुम्हारे साथ उस घंटे के दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे, रात, सुबह, शाम घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है। कितना ज़्यादा तुम्हें वो एक डिस्कशन सफ़र करवा रहा है, कितना ज़्यादा तुम्हारी सोच को ख़राब कर रहा है, कितना ज़्यादा तुम्हारे टाइम को वेस्ट कर रहा है एक डिस्कशन। देखो, कुछ ऐसे सेंसिटिव लोग होते हैं जो इस लूप में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते, और जिसके कारण उनका बहुत सारा समय बर्बाद होता है। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंटेंशनली इन लूप्स में फंसना चाहते हैं, जिनको एक्चुअली इन चीज़ों में मज़ा आता है। जब तक 1-2 लोग फ़ोन ना करें, इधर उधर की गॉसिप की बातें ना करें, मैसेज ना करें, हम इधर उधर का रायता ना फैलाएं, तब तक तो मज़ा ही नहीं आता यार। कहाँ मज़ा आता है हमें तो रोज़। सर कैसा है, जब तक कि कोई टॉपिक नहीं मिलता ना, तब तक कि क्या है, ऐसा फील नहीं आता कि आज हम उठे हैं सो के। तो इन सारी चीज़ों से देखो, एक बात समझो, हर एक इंसान सक्सेसफुल नहीं है, हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं है, हर स्टूडेंट के पास बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, हर स्टूडेंट के पास बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, हर स्टूडेंट के पास बहुत अच्छा जॉब नहीं है। सब अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ टॉप में कुछ लोग होते हैं, 5%, 10%, जिनको कुछ अच्छा मिलता है। बाकी तो बस देखो, एक सिंपल बात है, अगर एक रोड पे अपन चल रहे हैं, अपन कुछ कर नहीं पा रहे लाइफ में, तो मेरी थियरी तो ये बोलती है कि आप और बाहर पड़े हुए एक पत्थर में कोई अंतर नहीं है। आप और पत्थर एक ही जैसे हो, वो पत्थर भी वही है, आप भी वही हो। तो अगर आप लाइफ में कुछ खास अपने लिए नहीं कर पाए हो, तो फिर आपकी जो पूरी की पूरी समझ लो लाइफ की जर्नी है, वो क्या है उसमें। हाँ, मैं कभी ये भी नहीं कहता कि तुम्हें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यू शुड लिव पीसफुल लाइफ। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, तुम्हारे पास बहुत सारी क्या बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि यानी हमारे पास एक ऐसी चीज़ें हो जिसमें हम बहुत सुख से रह सकें, है ना, यानी हम बोल सकते हैं ना लैविश लाइफ हो बहुत। तो मैं तो चाहता नहीं, मैं तो सोचता नहीं इस बारे में कि ऐसा हो, स्टैंडर्ड एक लाइफ का ऐसा हो जो तुम चाहते हो। इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि मिस्टर अंबानी कुछ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीस कमा के खुश हो पाते हैं तो तुम भी वैसा करो, बट द सेटिस्फैक्शन शुड लाई इनसाइड यू, एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। कुछ लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, पर मैं एक बात बोलूँ तो वो डिस्ट्रैक्शन उनमें आने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न वो खुद है। अगर वो ये चाहते सच में कि नहीं, मेरे लिए ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो बाकी किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, मेरे लिए इस पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज़ें दुनिया में सेकेंडरी हैं, तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आप सीरियसली बहुत अच्छे आउटपुट्स निकालते। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आपका डिज़ायर होता है कि मुझे ये चीज़ लाइफ में करना है, देखो वो कितना वीक डिज़ायर है कि कोई भी आके उसको अफेक्ट करके चला जाता है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से कई सारे लोग एक बहुत अच्छा इंजीनियर या बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये आपका डिज़ायर है। पर पता है, इसी वीडियो के बाद कोई आपका फ्रेंड मैसेज करेगा, फ़ोन करेगा, वो किस तरह से आपके डिज़ायर, आपके ड्रीम के साथ खिलवाड़ करता है, खेल के चला जाता है। आप उसे खेलने देते हो, आप उसे उस अपनी प्राइवेट प्लेस में एंटर करने देते हो, और उसके बावजूद भी आप उसके बहकावे में आके अपने ड्रीम डिज़ायर को की ऐसी तैसी कर देते हो, उसकी बैंड बजा देते हो। सोच के देखो, आप जो अपनी लाइफ में सबसे अच्छा, मेरा दोस्त या मेरा ये जो भी कुछ XYZ, पता नहीं, अभी तो लोग बहुत सारे आगे भी बढ़ चुके हैं, दोस्ती के आगे बढ़ चुके हैं, तो ये जो सारी चीज़ें आप सोचते हो, ये सब चीज़ें गारंटी मैं आपको देता हूँ, आपको कभी भी आपकी लाइफ को अच्छा चलाने के लिए जो बेसिक रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो मुहैया करा के नहीं देगी, या वो अवेलेबल करा के नहीं देंगी। आपको हमेशा उन बेसिक चीज़ों की अवेलेबिलिटी के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अच्छा कुछ लाइफ में करना पड़ेगा, अल्टीमेटली खुद को आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक्चुअली नहीं करना चाहता इसको डिस्कस, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी ये फील आ रहा है कि ये जो खासकर अभी वाली जो जनरेशन है ना, जो अभी 11th में है, जो अभी 12th में है, जो अभी रिपीटर्स हैं, जो अभी 10th में है, जो अभी 9th में है, सीरियसली मैं एक बात आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप सब के सब लोग, आप सब लोग सोच से स्ट्रांग बनो। और जब आप एक चीज़ सोच लेते हो लाइफ में कि मुझे ये करना है, तो उस डोमेन के अंदर किसी व्यक्ति को एंटर होने की लिबर्टी मत दो। और ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपकी सोच या आपके ड्रीम्स या आपके गोल्स को आपसे दूर कर सके। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में है जो आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को अचीव करने में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एनालाइज करो और लात मार के भगा दो, क्योंकि वो इंसान जीवन में कभी आपको कुछ भी नहीं देगा। उल्टा हो सकता है कि अगर आपसे पहले उसको अकल आ गई तो वो आपको लात मार के निकल जाएगा। ये तो दोनों में से किसको पहले अकल आ रही है उसका है सारा मैटर। अगर दोनों में से अकल उसको पहले आ गई तो वो आपको लात मार के निकल जाएगा। अगर आपको अकल आ गई, आप उसको लात मार के निकल जाओगे, तो वेट क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग विच वी कैन से आवर लाइफ। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद अब जो हमारे पास आता है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं आपको अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लिखवा के ना भी दूँ तो आई होप ये आप कर लोगे। तो मैं एक वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखा के दूंगा, बट मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे दे रहे हैं आपको फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। सेकेंड पार्ट पूछ रहे हैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड। फिर तीसरा पार्ट पूछ रहे हैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और चौथा पूछ रहे हैं आपसे हीट लॉस्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये पता चला होगा। बड़ा सिंपल है और मेरे हिसाब से फटाफट आप जो है इसको अटेम्प्ट करेंगे, तब तक कि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा लिख दूंगा और फिर हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। ये 2 है, ये 3 माइक्रोफेरेड है और ये 6 माइक्रोफेरेड है। मैं एक पार्ट इधर और जोड़ता हूँ, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये भी हमने जोड़ दिया एक पार्ट, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई और इसके बाद फटाफट इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक इसको मैं थोड़ा वाइप करता हूँ और यहाँ से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। फटाफट करते हैं इसको। इसको थोड़ा गीला करना होगा। वैसे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी खुद लिख सकते हैं, जैसा जैसा हमने सीरीज़ के बारे में लिखा है। दे कैन राइट द सेम थिंग फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एज वेल। मैं इसको कराता हूँ और यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स
अब आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जब क्या 2 कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर या 10 कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो उन कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में करंट रजिस्टर में सेम होता है, बट कैपेसिटर के केस में चार्ज सेम होता है। सो दिस इज कैपेसिटी C1, दिस इज C2। ठीक है, अब यहाँ से जो टोटल चार्ज है वो Q है, इधर से डिवाइड हो गया, दिस इज Q1, दिस इज Q2। ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर्स आर सेम। सो सबसे पहले हम लिख देंगे इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर connected in connected in parallel is same। ठीक है, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हम समझ लेंगे कि चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर मे बी डिफरेंट। सो इधर पे प्लस Q1 चार्ज आ जाएगा और इधर पे माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा, इधर पे प्लस Q2 आ जाएगा, इधर पे माइनस Q2 आ जाएगा। तो चार्जेस ऑन द कैपेसिटर में बी डिफरेंट। अब ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कैपेसिटी इक्वल हो गई तो Q इक्वल टू सी भी लगा के चार्ज भी सेम आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने मे बी डिफरेंट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, एंड Q टोटल चार्ज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। तो अगर आप इसको इसमें डाल दें Q1 Q2 की वैल्यू को, तो ये बनेगा C इक्वलेंट इंटू V इक्वल टू C1V प्लस C2V। यहाँ से V कैंसिल कर लोगे आप तो आपको C इक्वलेंट मिल जाएगा C1 प्लस C2। ये बड़ा सिंपल है, याद रखने के लिए भी सिंपल है। जो रजिस्टर का इक्वलेंट था उससे उल्टा जो रजिस्टर का सीरीज में था वो कैपेसिटर के पैरेलल में है, जो रजिस्टर के पैरेलल में था वो कैपेसिटर के सीरीज में। बड़ी सिंपल बात है, उल्टा याद रखो बस। रजिस्टर का याद रखो और ये याद रखो कि कैपेसिटर में उससे उल्टा होता है, जो रजिस्टर में होता है उससे उल्टा इक्विवेलेंट कैपेसिटर में होता है। रजिस्टर में सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं, कैपेसिटर में 1/C1 प्लस 1/C2 आता है सीरीज में। वहीं रजिस्टर का पैरेलल के देखोगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 होता है पैरेलल में, वही यहाँ सीरीज में होता है। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2, सिंपल, उल्टा है। और आखिरी जो कंपोनेंट आएगा ना इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, वो थर्ड कंपोनेंट है इंडक्टर, उसका कैपेसिटर से भी उल्टा। रजिस्टर उससे उल्टा कैपेसिटर और कैपेसिटर से उल्टा इंडक्टर, यानी इंडक्टर और रजिस्टर कैसा हो गया, सेम। इंडक्टर और रजिस्टर का इक्विवेलेंट जो है वो हो गया सेम, बस इतना ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अभी तो इंडक्टर की बात हमने करनी नहीं है, बात करेंगे कभी फिर, तब देखेंगे उसको। तो ये आ गया C इक्विवेलेंट, दैट इज C1 प्लस C2, ठीक है। अब यहां से आपने C1 प्लस C2 निकाल दिया, अब यहां पे आप लिख दो, ठीक है, फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C ले लो, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू C आ जाएगा, ठीक है। 2 रहेंगे तो 2C आ जाएगा, 3 रहेंगे तो 3C आ जाएगा, 4 रहेंगे तो 4C आ जाएगा, n रहेंगे तो nC आ जाएगा। इसी तरीके से इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन इंक्रीजेज। जैसे कि सीरीज में कैपेसिटी कम हो रही थी, सीरीज में कैपेसिटी इक्विवेलेंट कम हो रही थी, यहाँ पैरेलल में जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ऐड होती है, तो वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, ओके। ऑल्सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी
will be greater than any of the capacity of capacitor, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी से, किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटी से इक्वलेंट हमेशा पैरेलल में बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑल्सो अब हम यहाँ पे इसका रिलेशन देख लेते हैं Q और C का। Q और C का अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे Q इज प्रोपोर्शनल टू C, यानी जिसका जितना ज़्यादा कैपेसिटी उतने ज़्यादा चार्ज उसके पास, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम है, जितना ज़्यादा कैपेसिटी उतना ज़्यादा चार्ज, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, यानी आप लिख सकते हो Q1 इज टू Q2 विल बी इक्वल टू C1 इज टू C2। इसका मतलब ये है ज़्यादा कैपेसिटी वाले के पास ज़्यादा चार्ज, जब वो पैरेलल में हो, जब वो पैरेलल में हो। सीरीज में तो सबके पास चार्ज सेम, वहाँ पे डिफरेंट कौन होता है, पोटेंशियल। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसका चार्ज। वी कैन फाइंड Q1 एंड Q2। सो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V एंड Q2 इक्वल टू C2 इंटू V। तो हम लोग यहाँ से इसके क्या कर सकते हैं, अलग से Q की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और Q जो है वो C इक्वलेंट इंटू V है, तो C इक्वलेंट जो है वो यहाँ से C1 प्लस C2 रख देंगे तो हमें Q मिल जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल चार्ज Q निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज Q यानी क्या होता है, C इक्वलेंट इंटू V होता है, और C इक्वलेंट इंटू V होता है तो हम इसको सीधे सीधे लिखते हैं C1 प्लस C2 इस केस के लिए इंटू V। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। वैसे ही आप Q1 Q2 लिखना चाहो तो C1 इंटू V कर देना, C2 इंटू V कर देना, तो Q1 Q2 भी मिल जाएगा बड़े आसानी से। इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, किसी एक कैपेसिटर में अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर देखते हो कितनी है, तो देखो इसके पहले जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला Q²/2C लिया था, क्योंकि वहाँ Q कॉमन था। यहाँ क्या लेना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। अब यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो हम लोग ले सकते हैं हाफ CV², हम लोग ले सकते हैं हाफ CV²। सो जो U1 है फर्स्ट वाले कैपेसिटर में, इट इज इक्वल टू हाफ C1 और V का स्क्वायर, और जो सेकेंड वाले का लिख सकते हैं हम लोग, वो लिख सकते हैं हाफ C2V का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास आगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप चाहेंगे तो सिस्टम की लिख देंगे, सिस्टम की लिखना है तो U1 प्लस U2 कर दो, यानी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा C1 प्लस C2 और इंटू आ जाएगा V का स्क्वायर। तो आप सिस्टम के लिए लिख लेंगे हाफ इंटू C इक्वलेंट इंटू V का स्क्वायर, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो वर्क डन बाय बैटरी लिख सकते हो आप। वर्क डन बाय बैटरी वो तो वही होता है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इनटू उसका ईएमएफ या उसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप V है वो V आप क्या लिख सकते हैं, देख लो, ये लिख सकते हैं Q/C इक्वलेंट। तो V इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q/C इक्वलेंट। Q/C इक्वलेंट पर हमें यहाँ से थोड़ा सा कैसा है, ये इस फॉर्म में लिखना है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख लेते हैं ना, Q इक्वल टू ऐसा लिख लेते हैं C इक्वलेंट इंटू V, ये इसको यहाँ रख देते हैं। तो वर्क डन बाई बैटरी आपको दिख जाएगा यहाँ से, वो कितना आता है, वो आता है C इक्वलेंट इंटू V का स्क्वायर, ये आ जाता है, ये आ जाएगा ना Q, तो C इक्वलेंट इंटू V का स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हैं C इक्वलेंट इंटू V का स्क्वायर बाई 2 है, और यहाँ आप देख सकते हैं C इक्वलेंट इंटू V का स्क्वायर, तो वही चीज़ आती है यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि वर्क डन, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देख रहे हो आगे, इज हाफ ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने जितना भी काम किया उससे आधा ही स्टोर हुआ है। तो आप सिंपल चीज़ है, आप यहाँ से हीट लॉस्ट लिख सकते हो, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आपके पास आ गया हीट लॉस्ट इज वर्क डन बाय बैटरी, दैट इज
नथिंग बट सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर, और ये सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर बाई 2. सो अल्टीमेटली इट इज सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर बाई 2. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट सो मैनी डिफरेंट पैरामीटर्स. ठीक है, कितने सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. मैं पहले तो अब वो जो सीरीज़ वाला क्वेश्चन है उसके आपको पहले सॉल्यूशन दे देता हूँ, तब तक आप ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है इसको भी लिख लेंगे. ठीक है, और फिर आफ्टर दैट विल अगेन सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस. वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर दिस टॉपिक. सो सबसे पहले देखो वहाँ पे अपन चलते हैं चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी. यानी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई टोटल चार्ज क्या था, तो ये सी इक्वलेंट निकाल दो. तो टोटल चार्ज यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ है ना, यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा सी वी, यानी सी इक्वलेंट इंटू वी. तो सी इक्वलेंट आपके पास वहाँ पे क्या है देख लो, 6 और 3 और 2. आपको याद होगा 6 और 3 जब पैरेलल में लगते थे तो वो 2 बनते थे, तो मैं इसको 2 माइक्रोफैरेड लिख सकता हूँ. और 2 और 2 जब पैरेलल में लगते थे तो 1 बनता था. तो पैरेलल यहाँ तो सीरीज यानी पैरेलल वाला है, यानी मैं सी इक्वलेंट तुरंत ही आपको दे सकता हूँ. सी इक्वलेंट इज नथिंग बट 1 माइक्रोफैरेड. किसी को नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ. आप चाहें तो आप 1/c इक्वलेंट लिखें इक्वल टू 1/c1 यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6. अब इसको सॉल्व करना होगा, पर मैं फिर भी एक बात बताता हूँ. मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा बताया जहाँ भी 6 और 3 पैरेलल में आए तो उसका इक्वलेंट नंबर 2 बनता है. तो ये 6 और 3 यहाँ सीरीज है, बट दिस सीरीज इज इक्वलेंट टू पैरेलल. तो 6 और 3 बनेगा 2, फिर ये 2 और ये 2 फिर से सीरीज में है. तो जब भी कभी 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगते थे तब उनका इक्वलेंट आधा हो जाता था. तो यहाँ जब 2 इक्वल कैपेसिटर्स पैरेलल में लगेंगे तो उनका इक्वलेंट भी आधा होगा, यानी 2 और 2 का आ जाएगा 1. तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करके आपको 1 माइक्रोफैरेड मिलेगा. और बैटरी का पोटेंशियल ऑलरेडी 30 वोल्ट दिया है, तो मेरे हिसाब से कुछ बच्चे जो हैं वो इस आंसर तक पहुंच पाए होंगे. 1 × 30 यानी 30 माइक्रो कूलम इतना चार्ज निकाल पाए होंगे. जिन्होंने निकाल लिया वेरी गुड वेरी गुड. और ये चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी है. अब पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरेड. अच्छा, तो एक बात है, जबकि दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे चार्जेस सबके पास सेम होंगे, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू. अब 3 माइक्रोफैरेड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी 3 माइक्रोफैरेड, तो आप Q²/2c लगा सकते हैं. Q आपके पास है तो 30 का स्क्वायर बाई 2c. c यानी खुद में आ गया 3. हाँ, यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना. ऊपर है माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर और नीचे है माइक्रोफैरेड. तो ये जो यूनिट्स है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ये माइक्रो का 1 माइक्रो कट जाएगा और एनर्जी निकाल रहे हो तो 1 आएगी माइक्रो जूल में. तो U जो आ गया पोटेंशियल एनर्जी, 30 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा. मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जगह थोड़ी कम है. 900 आ जाएगा ये, बाय 2 × 3 आ जाएगा. तो 3 से काट दो तो ये 3 से 300 और ये 150. यानी आपके पास U जो 3 माइक्रोफैरेड पे आ गई है वो है 150 माइक्रो जूल. इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के अक्रॉस. यहाँ पे जैसे जैसे जगह छोटी होती है मेरा फॉन्ट साइज छोटा होता जाता है. ठीक है, बिकॉज वी रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस, है ना. अब ये आ गया आपके U सिस्टम पे काम, है ना. चलो थोड़ा रुक जाता हूँ मैं 1 मिनट, जब तक आप पहले इसको लिख लो, बिकॉज आई नीड सम प्लेस टू राइट. तो आप क्या करें, पहले तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखें. पॉज करें, पॉज करके लिख लें. ठीक है, और पॉज करके लिखने के बाद हमें पॉज नहीं करना है. पॉज तो ये करेंगे जिनको लिखना है, वो चलते वीडियो में करेंगे. हमारे कैमरामैन को लगता है कि पॉज करने का मतलब हमें ही पॉज करना है. ठीक है, तो हमें पॉज नहीं करना है. चलो तुम लोग पॉज करो, इसे लिखो. ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब और मैं फिर इसको सॉल्व करता हूँ अब. ठीक है ना. तो एक काम और करूँगा मैं, मिटाने के बाद ना तुरंत बाद पहले एक क्वेश्चन और दे दूँगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसको बड़ी ईमानदारी से सॉल्व कर लिया होगा और उनके आंसर्स भी सही आए होंगे, क्योंकि वो खाली बैठेंगे उतने समय. और जो हमारे राजा महाराजा वाले लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं, वो तो आराम से अभी देखेंगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. तो एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पहले उन बच्चों के लिए लिख देते हैं जो सॉल्व करके बैठ गए. ठीक है ना, और उनका समय बच जाए, उनका समय बर्बाद ना हो, है ना. सो ये वाला इसका पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया. तीसरा मैं इधर कर लूँगा. इधर मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक लिख देता हूँ. अच्छे बच्चे जो हैं जिन्होंने सॉल्व कर ली है सारी चीज़ें, तो चलो
पैरेलल का दे देते हैं, ऑल द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, फाइंड फर्स्ट पार्ट, चार्ज flown through the battery second part, total energy stored in system, fourth third part है ना अभी तो, third part heat प्रोड्यूस्ड इन सर्किट, वो यही होता है, हीट लॉस्ट ही होता है ये, गेट लॉस्ट, हीट लॉस्ट। फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अभी ये हम लोग करते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहला क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिया है। एंड आई विल ऑलवेज ट्राई कि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो, और एक अच्छा बच्चा तो डेफिनेटली यहाँ से सीख के जाए, बहुत कुछ सीख के जाए। एक अच्छा स्टूडेंट सीखेगा ज़रूर। बाकी कुछ नेता भी होते हैं, वो सिर्फ आते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं और निकल जाते हैं, पर वैसे लोगों का जीवन में कुछ नहीं होता। सो दिस इज़ 1 माइक्रोफेरेड, दिस इज़ 2 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज़ 3 माइक्रोफेरेड। ओके, सो बाकी बच्चे अपना सॉल्व करें, अच्छे से इसको सॉल्व करें। तब तक मैं इसके मैंने कौन से पार्ट कर दिए थे, फर्स्ट वाला कर दिया है, सेकेंड कर दिया है, आई विल गो विद द थर्ड वन। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, so as if they are in series, so energy stored in the system is nothing but q square by 2c equivalent. So that q square, we know that what is q is what, q is 30 microcoulomb, और c equivalent is 1 microfarad. तो 30 माइक्रोकूलम 30 का स्क्वायर माइक्रोकूलम में है, और 2 × 1 माइक्रोफेरेड, वो भी माइक्रो, 1 माइक्रो कट जाएगा, तो 30 का मतलब आ गया 900/2, यानी जो U सिस्टम है दैट इज 450 माइक्रोजूल। सिंपल, ये आ गया। तो हमारे पास ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अगर आप देखेंगे सब वही चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। अब आपको चाहिए हीट लॉस्ट के लिए आपको चाहिए होगा वर्क डन बाय बैटरी, एंड वर्क डन बाय बैटरी इज नथिंग बट चार्ज इनटू ईएमएफ इनटू चार्ज किया आपने, ईएमएफ इनटू चार्ज किया आपने, तो आपने क्या किया, चार्ज आपके पास ऑलरेडी है 30 माइक्रोकूलम का, तो 30 माइक्रोकूलम इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज 30, यानी आप देख सकते हैं 900 माइक्रोजूल की वर्क डन बैटरी ने की। ठीक है, इतना सिस्टम ने एनर्जी स्टोर कर लिया, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं दैट हीट लॉस्ट इज नथिंग बट 900 माइनस 450, दैट इज हाफ, दैट इज 450 माइक्रोजूल। ये आ गया। सो इट इज़ वेरी सिंपल, अगेन यू कैन कैलकुलेट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आई होप तब तक मैं इसको मिटा दूं और यहाँ कुछ और नया क्वेश्चन लिख दूं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं अच्छे वाले वो कुछ कर सकें। ठीक है ना, और अच्छे तो सब हैं, बस कुछ अपना भला कम चाहते हैं और कुछ अपना भला ज़्यादा चाहते हैं। बस यही फ़र्क होता है सारे तरह के सारे स्टूडेंट्स में। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भला ज़्यादा चाहते हैं और कुछ अपना भला कम चाहते हैं। ठीक है, खैर। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट पार्ट, वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी। सेकेंड पार्ट, energy stored in the system, and third part, heat lost। ठीक है, ये एक चीज़ है। सर्किट डायग्राम बना देते हैं उसका फटाफट।
एक छोटा कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है मुझे। कॉन्सेप्ट यानी वही व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन नेटवर्क, जो रेजिस्टेंस के करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर्स के साथ हम देखते थे, वही सेम अब कैपेसिटर के साथ होगा। तो बात वही है, मुद्दा कहीं चेंज नहीं है। C1 वहाँ R1/R2 आपको याद आएगा थोड़ा, R1/R2 जो होता था इक्वल टू R3/R4 होता था। बस वही सेम है, वही सेम चीज़ है, उसी को हमें देखना है। वो मैं बताऊंगा, उस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो तो हम पहले इसको निपटाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से इस क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। ये वाली चीज़ें भी हो गई हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। बस जो आप पुरानी चीज़ें नहीं जानते होंगे अगर, तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। जितने स्टूडेंट्स पुरानी बातें जानते हैं उनको ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं लग सकता। तो यहाँ अब आप देखेंगे तो अब ये पैरेलल में है। सबसे पहले C इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 माइक्रोफैरेड का तो C इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे चार्ज है Q, तो यहाँ से जाने वाला Q1 मान लेंगे, यहाँ से जाने वाला Q2 मान लेंगे, यहाँ से जाने वाला Q3 मान लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, सो टोटल चार्ज Q इज C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट इंटू V कर लोगे तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट 6 इंटू 10, दैट इज Q इक्वल टू 60 माइक्रो कूलम। ये आ गया एक और चीज़ हमारे पास, इंपॉर्टेंट एक और आउटकम मिल गया हमें, दैट इज चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, अब आपके दिख रहे हैं यहाँ पैरेलल में लगे हैं, तो आपको पता है U सिस्टम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। तो वो क्या निकाल सकते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर। तो U सिस्टम आपके पास फटाफट आ गई, हाफ C इक्विवेलेंट क्या है भाई 6 इंटू V का स्क्वायर कितना है 100, तो ये काट लो 3 से, तो U सिस्टम आ गई आपके पास 300 माइक्रो जूल, लो आ गई। फिर क्या कहते हैं आपके पास, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट के लिए आपको चाहिए वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी जो है वो कितनी आती है, तो वो आती है चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इनटू उसका EMF, यहाँ पे पोटेंशियल V। तो चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने 60 का इनटू EMF उसका 10, यानी वर्क डन आ गया 600 माइक्रो जूल। तो आप हीट निकाल दोगे, हीट आ गई आपके पास 600 माइनस 300 यानी 300 माइक्रो जूल। आई थिंक इतना तो सबने किया होगा यार। ये भी हो गया पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफेरेड। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पूछी, किसी के भी अक्रॉस निकाल सकते हैं, वो कौन सी बड़ी चीज़ है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ओह लास्ट में, ओ हो, हमने शायद वो पहला जो क्वेश्चन था उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी निकालना था, शायद जल्दी जल्दी में वो मिटा दिया। जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें 2 3 और 6, 1 मिनट इस पे आता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना एक पार्ट था उसमें, शायद वो मैं जल्दी जल्दी में भूल गया। तो यहाँ पे 30 था, ये वाला आपके पास 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 3 और 6 माइक्रोफेरेड। तो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालने थे, V1, V2, V3। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इस पे हमने चार्ज क्या निकाला था, और अभी निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। Q इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। तो Q इक्वल टू मेरे ख्याल से C इक्वलेंट तो इसका आया था 1 इंटू 30, यानी Q आया था 30 माइक्रो कूलम, ये आया था अपने पास टोटल चार्ज। तो V1 इक्वल टू आ गया Q बाई C1। तो V1 आ गया, ये याद आ गया है तुम्हें, याद आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा था एक पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन का, आ तो जाना चाहिए, अब पता नहीं, देखो। तो V1 आ गया 30/2 यानी 15 वोल्ट, ठीक है। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा। V2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30 यानी Q बाई C2 यानी कितना 3, ये आ गया 10। और V3 आ गया आपके पास में 30/6 यानी आ गया 5, ये वोल्ट, ये वाला भी वोल्ट। 15 10 25 और 5 30, ठीक है, उतना ही है।
खैर वो भूल गए थे, बीच में सडनली याद आया, ठीक है। खैर तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हम निकाल रहे थे यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड पे। होता है यार कभी कभी ऐसा, भूल जाते हैं कभी कभी। तो पोटेंशियल एनर्जी अब 3 माइक्रोफेरेड वाले पे यानी इस पे निकालनी है आपको। वही लगा लो हाफ सी तो अब इक्वलेंट थोड़ी लोगे, अब सी ऑफ 3 माइक्रोफेरेड इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ 3 माइक्रोफेरेड यानी 3 इंटू वी यानी कि 100। तो बस ये काट लो 50 से, तो 150 माइक्रोजूल आ गई लो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 150। तो इस तरीके से देखोगे अगर तो ये हमें दिखता है, ठीक है ना। इसको हम निकाल सकते हैं, 150 आती है ना, हाफ सी वी स्क्वायर, वी का 100 आ गया, सी 3 है आ गया, ठीक है। चाहो तो आप वो भी निकाल लो ना यार, सबकी निकाल लो। पोटेंशियल एनर्जी 2 माइक्रोफेरेड की निकाल लो, हाफ सी यानी 2 इंटू वी स्क्वायर यानी 100, काट दो तो ये आ गया 100 माइक्रोजूल। डेफिनेटली 1 वाले के अक्रॉस कितनी आएगी, तो 50 आएगी। 150 200 150 और 100 250 250 और 50 तब 350, तब तो आएगी 300। सिस्टम में 300 है ना। खैर तो ये सारी बातें हो गई, बहुत लंबा। कितना टाइम हो गया, हो गया टाइम। कैसा है देखो, कैमरामैन को जल्दी जाना होता है तो टाइम ही हो जाता है हमारा। खैर कोई नहीं, हम लोग तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या होता है, जाने वाला जाए रहने वाला रह जाए, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। इसको मिटाता हूँ मैं, ये सब ने छाप लिया होगा, कॉपी पेस्ट किया सब ने, ठीक है। तो इसको छाप लिया हो तो बताओ, जल्दी मिटा लें हम लोग। पॉज कर लो, पॉज करके छाप लो। एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन वाला, उस व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं बस, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको एंड अप करते हैं, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा फटाफट से देखते हैं। और ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। और व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर कैपेसिटर्स, दिस विल बी योर हेडिंग नाउ। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क फॉर कैपेसिटर, ठीक है ना, ठीक है। उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये एक पिछला वाला पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। होमवर्क यानी ड्यूरिंग वीडियो ही सॉल्व करो, या जस्ट आफ्टर वीडियो मांग लो मुझसे, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर कैपेसिटर, सिंपल है, ये वैसे ही वाला बना दो अपना। व्हीटस्टोन होता है जो, क्या होता है देखो, शुरुआत 12th की जो होती है ना, उसमें थोड़ा मुश्किल जाता है। फिर एक बार अगर बेस बन जाए, फिर उसके बाद तो सारे चैप्टर्स में लिंकेज ही लिंकेज होती है। और 12th ना बहुत लिंक्ड है। 12th ऐसी चीज़ है जो जिसको शुरुआत से ना आए ना, तो फिर तो गड़बड़ है भाई, तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, एंड दिस इज़ समथिंग यू कैन से अ गैल्वेनोमीटर। दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ C1, C2, C3 एंड C4। फॉर, आपको पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये होती है, यहाँ से कोई चार्ज नहीं जाएंगे, अब चार्ज 0 है। तो जब यहाँ से नहीं जाएंगे, इसका मतलब C और D के पोटेंशियल इक्वल हैं। इसका मतलब इसका रेशो C1/C2 विल बी इक्वल टू C3/C4। फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क, charge will not flow from C to D, that is potential of C is equal to potential of D, therefore C1/C2 will be equal to C3/C4. This is the important relation. देर हेंस, अब ये जब ऐसा हो जाएगा, तो जब यहाँ से चार्ज जाएंगे नहीं, तो यहाँ से जाएंगे कुछ Q1 और यहाँ से जाएंगे कुछ Q2, तो यही Q1 इधर से निकल जाएंगे Q1, ठीक है, और ये वाले Q2 कुछ इधर से निकल जाएंगे Q2। तो ये जो है ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, देयरफॉर सर्किट विल बी मॉडिफाइड एज, ये सीरीज हो गए और ये भी हो गए सीरीज, और ओवरऑल सारा मामला बन गया पैरेलल का। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज C1, C3, दिस इज C2, C4, सो C इक्विवेलेंट विल बी
देखो सी इक्वलेंट विल भी, तो सी इक्वलेंट यानी ये वाला तो हो जाएगा कुछ मिला के आपके पास C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, और ये वाला हो जाएगा आपके पास C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। ठीक है, तो इसको हम कुछ तो भी C डैश बोल देते हैं और इसको कुछ तो भी C डबल डैश बोल देते हैं, और वो पैरेलल में है, तो जो C इक्वलेंट बनेगा वो C डैश प्लस C डबल डैश के बराबर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे इसको सॉल्व करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर व्हेन दे आर इन लाइक व्हीटस्टोन टाइप नेटवर्क। तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक या दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एट स्टेडी स्टेट फाइंड Q on each capacitor find Q on each capacitor। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक व्हीटस्टोन नेटवर्क है, ये ऐसा है, यहाँ से भी एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, दिस इज 10 माइक्रोफेरेड। फिर इसके बाद दिस इज 8 माइक्रोफेरेड, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, और यहाँ एक बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। फाइंड फर्स्ट पार्ट Q, सेकेंड पार्ट Q1, थर्ड पार्ट Q2, फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट VAB and VBC for given circuit at steady state। ठीक है, तो सर्किट बना देते हैं। ये आ गया आपके पास एक कैपेसिटर, यहाँ पे लगेंगे 2 ऐसे, फिर इधर एक आ जाएगा आपके पास बैटरी 30 वोल्ट का, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C। इसके बाद ये है 2 माइक्रोफेरेड का और ये है 4 माइक्रोफेरेड का। आई होप मैंने सारी चीज़ें तो लिख दी हैं, बस अभी यहाँ लिखना है Q, यहाँ से जा रहा है Q1, यहाँ से जा रहा है Q2, Q1 Q2 VAB VBC सब आ गया। ठीक है, कोई नहीं, चलो बन गई बात। तो हाँ ये है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे यहाँ बनाया है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें यहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं मिलेगा, या अगर ऐसा भी नहीं लगाओ तो यहाँ पे मिलेगा ऐसा कोई कैपेसिटर, तो वहाँ भी चार्ज 0 ही लगेगी। ठीक है ना, तो ऐसी सर्किट में मिल जाएगी चीज़ें आपको कि यहाँ एक कैपेसिटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर नहीं मिल सकता, ऐसा होगा कि कई जगह नहीं मिलेगा। पर मुद्दा सिर्फ यही है कि इस ब्रांच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस थिंग। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस टाइप इन दिस वे ऑल्सो। तो फिलहाल आई थिंक हमने काफ़ी कुछ इस जो है वीडियो में कर लिया है, और यहाँ रुक जाएंगे हम लोग, है ना। अच्छा, ये रही ये कैपेसिटर की वैल्यू नहीं दी है ना। देखो आज छूट जाता तो तुम्हें एक बहाना मिल जाता कि सर ये तो दिया नहीं था आपने, है ना, तो फिर रह जाता। अच्छा, पिछले वाले वीडियो के अंदर एक ऐसा वाला सर्किट था जिसमें ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, तो ये वाला ए होता है यार हमेशा जंक्शन KVL KCL वाले पार्ट में, तो वो भी ध्यान रखना, ए होता है। कभी कभी एक्चुअली क्या होता है, दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, कभी कभी कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग भी। कैमरा भी चल रहा है, देखो लोग भी आजू बाजू इतने सारे बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं,
और बाहर से आवाज़ें भी आ रही है, वो बाजू वाली घर में जो एक खिड़की में आंटी खड़ी है वो भी आपके बारे में पूछ रही हैं। तो सब लोग पूछ रहे हैं आपके लिए कि ये इधर जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। फिर इधर वाले लोग कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उनका चलता रहता है, वो भी देखते रहते हैं कभी कभी कि अच्छा यहाँ कैपेसिटर लगा रहे हैं, तो वो भी अपना दीवार में 1-2 कैपेसिटर लगा देते हैं, फिर रजिस्टर लगा देते हैं। तो चलता रहता है इस तरह का कुछ ना कुछ, है ना। तो बस अभी परसों ये हुआ कि यहाँ बाजू में कंस्ट्रक्शन में वो ड्रिल मशीन पे काम कर रहे थे, जब अपन कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो उन्होंने पूरी ड्रिल मशीन खोल डाली और उसमें से कैपेसिटर निकाल दिया। अच्छा बोले ये है कैपेसिटर, पर वो कैपेसिटर नहीं था, वो रजिस्टर था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो ठीक है, लेट इट बी। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बहुत ज़्यादा करो जितना कर सकते हो, है ना। विल स्टॉप हियर, गुड बाय।